चंडीगढ़ में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का होगा आयोजन। 31 अक्टूबर को प्रदेश भर में मनाई जाएगी जयंती। बिहार विधानसभा चुनाव के रण में सीएम सैनी। पटना में बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधियों से की मुलाकात। बैठक में सीएम सैनी ने किया सार्थक संवाद। चंडीगढ़ में आईएनएलजी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित। अभय सिंह चौटाला ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, किसानों के मुद्दों पर राज्यपाल से मांगा था समय। हरियाणा में अब रजिस्ट्री प्रक्रिया होगी पूरी तरह से डिजिटल। 1 नवंबर से पेपरलेस भूमि पंजीकरण प्रणाली में प्रवेश करेगा प्रदेश। सिर्फ डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से मान्य होगी रजिस्ट्री। फरीदाबाद में नाबालिग से गैंगरेप। गाड़ी में अगवा कर बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। घर से बाजार के लिए निकली थी मासूम। और फरीदाबाद में मासूमों की जान से खिलवाड़। इन्फेंट मिल्क पाउडर बनाने वाली कंपनी का सैंपल फेल। खाद्य सुरक्षा विभाग ने लिया था प्रोडक्ट का सैंपल। नमस्कार, हरियाणा की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती 31 अक्टूबर को प्रदेश भर में धूमधाम से मनाई जाएगी, जिसके तहत सभी जिलों में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जो कि सुबह 7 बजे से 8 बजे तक जिला मुख्यालय और ब्लॉक स्तर पर आयोजित होंगे। तो इसके साथ ही राष्ट्रीय एकता की शपथ लेने के लिए शपथ ग्रहण समारोह भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी फतेहाबाद में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। साथ ही केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण करनाल में कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। साथ ही इस दौरान केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह गुरुग्राम, कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा झज्जर, अनिल विज अंबाला, श्रुति चौधरी भिवानी और रणबीर गंगवा हिसार में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगे। समालखा के गांव भोरवाल माजरी स्थित संत निरंकारी समागम स्थल पर 31 अक्टूबर से 3 नवंबर तक आयोजित होने वाले 78वें समागम समारोह की सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए एडीजीपी करनाल रेंज डॉक्टर एम रवि किरण ने पानीपत में एसपी भूपेंद्र सिंह और आईपीएस के साथ 29 अक्टूबर को समागम स्थल का दौरा किया, जहां इस दौरान उन्होंने निरंकारी संस्था के कोऑर्डिनेटर और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और सुरक्षा को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही इस दौरान डॉक्टर रवि किरण ने कहा कि समागम में भारी भीड़ हो सकती है, ऐसे में पुलिस और कोऑर्डिनेटर एक दूसरे के साथ मेलजोल बनाकर रखें। साथ ही समागम स्थल के प्रवेश द्वार पर मुस्तैदी के साथ गहनता से जांच करें और सभी अधिकारी और समन्वयकों को आईडी कार्ड लगाने के निर्देश भी दिए गए। जो हमने सारे ट्रैफिक की व्यवस्था की है और बाकी सीसीटीवी वगैरह किया और यहाँ अरेंजमेंट्स हमने मेयर के साथ में रिव्यू किया और ठीक है, अब तक फिलहाल ठीक है। और कोई जरूरत पड़ेगा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से हम डिस्कस कर और रिव्यू करें। बाहरी क्षेत्र में सर पुलिस की क्या व्यवस्था रहेगी, क्योंकि अंदर का तो सेवादल संभालता है, बाहरी क्षेत्र तो पुलिस का मैं बता दिया ट्रैफिक की व्यवस्था होगा, विजिटिंग करेगा और कहाँ का ये रिक्वेस्ट करेगा वहाँ ड्यूटी हम लगाएंगे। रेलवे स्टेशन पर क्या सुरक्षा रहेगी, क्योंकि श्रद्धालु बहुत सारे आएंगे, यहाँ पर भी पानीपत में रेलवे का है, ऑलरेडी रेलवे पुलिस है, हमारा पुलिस भी होगा। इसको हमने रूट वगैरह व्यवस्था करेगा, रूट से इनको कितना नजदीक पड़ेगा वहां से हमने पंडाल तक लेगा। सर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में चल रहे 4 दिवसीय राज्य स्तरीय रत्नावली समारोह के दूसरे दिन हरियाणा मानव अधिकार आयोग के चेयरमैन और पूर्व न्यायाधीश ललित ने बतरा मुख्य अतिथि समारोह में शिरकत की।
तो जहां इस दौरान उन्होंने रत्नावली उत्सव को हरियाणा की समृद्ध संस्कृति धरोहर का प्रतीक बताते हुए कहा कि ये कला, परंपरा और रचनाशीलता का उत्सव ही नहीं बल्कि मानव गरिमा, पहचान और अधिकारों का भी प्रतीक है। साथ ही इस अवसर पर चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी की कुलपति प्रोफेसर दीप्ति धर्माणी भी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहीं। सीएम नायब सिंह सैनी बिहार दौरे पर हैं, जहां उन्होंने इस बीच बिहार चैंबर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और उनसे सार्थक संवाद किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को जिला कुरुक्षेत्र में ज्योतिसर तीर्थ स्थित अनुभव केंद्र का निरीक्षण किया, तो वहीं इस मौके पर विरासत और पर्यटन मंत्री डॉ अरविंद शर्मा, गीता मनीषी स्वामी, ज्ञानानंद महाराज और मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी भी मौजूद रहे। श्लोक, कृष्ण भूमिका, दशावतार सहित अन्य कक्षों का बारीकी से निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तो जहां इस दौरान सीएम सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूती मिली है और इसी विरासत को सहेजने के लिए सरकार की तरफ से ज्योतिसर में महाभारत थीम पर आधारित प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। आईएनएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें विधायक आदित्य देवीलाल, पार्टी नेता आरएस चौधरी, एमएस मलिक, शेर सिंह बड़शामी और सुनैना चौटाला भी मौजूद रहीं। जहां इस दौरान अभय चौटाला ने बताया कि उन्होंने राज्यपाल से किसानों के मुद्दों पर मुलाकात के लिए समय मांगा था, लेकिन राजभवन की ओर से बार बार समय बदला गया और बाद में मुलाकात को रद्द कर दिया गया। उन्होंने कहा कि 3 नवंबर को इनेलो जिला स्तर पर किसानों के मुद्दे पर ज्ञापन सौंपेगी, जिसमें जल भराव, एमएसपी और खाद की कमी जैसे मुद्दे शामिल हैं। साथ ही इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अस्पतालों में लोगों को इलाज नहीं मिल रहा और साथ ही उन्होंने अमेरिका से युवाओं के डिपोर्टेशन और रूस में हरियाणा के 2 युवाओं की जबरन आर्मी में भर्ती के मुद्दे पर भी चिंता जताई। किसी की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया गवर्नर हाउस की तरफ से। परसों फिर मैंने स्वयं एडीसी से बात करी तो वो मुझे कहने लगे कि हम 28 को वापस आएंगे और 29 का 11 बजे का आपका समय है। बाद में कहने लगा कि नहीं, मैं महामहिम से एक बार पूछ लेता हूं। फिर पूछ के मुझे कहने लगे शाम को 6 बजे का। मैं बोला भाई सारे लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्टों से आएंगे, शाम को 6 बजे, इसका मतलब एक दिन पूरा उनका खराब हो जाएगा। वो कहने लगे कि हमारी मजबूरी है। मैंने उसके बाद भी उनसे कहा कि चलो ठीक है, आपकी मजबूरी है तो हम आपसे शाम को 6 बजे मिल लें। कल फिर उनका मैसेज आएगा कि अभी आपके लिए कोई समय निर्धारित नहीं है, गवर्नर साहब सो रहे हैं। बड़ी हैरानी की बात है, बहुत किसान की खेत की फसल जो है आज भी डूबी हुई है। 11 जिले ऐसे हैं जहां हजारों एकड़ जमीन में आज भी पानी है। कई गांव तो ऐसे हैं जो आज भी खेतों में पानी चल रहा है। सरकार उस पानी को निकालने की बजाय, उसका मुआवजा तय करने की बजाय उत्सव मनाने की बात करती है कि हम 1 नवंबर से 3 नवंबर तक हरियाणा में उत्सव मनाएंगे। किसान तो मर रहा है, ये उत्सव में लगे हुए हैं। जहां जल भराव था, जहां बहुत बड़ा इश्यू था, हम गवर्नर को इसलिए ये बात कहना चाहते थे जाकर के कि हमने मुख्यमंत्री को ये बात कह चुके थे पहले। हरियाणा के पूर्व मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह और उनके बेटे पूर्व सांसद चौधरी विजेंद्र सिंह द्वारा आगामी 9 नवंबर से नांगल चौधरी के निकटवर्ती गांव राय मलिकपुर बॉर्डर से शुरू होने वाली सद्भाव यात्रा को लेकर चौधरी वीरेंद्र सिंह ने नारनौल में कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक ली
और सद्भाव यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श किया। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी की ना ही कोई नीति है और ना ही कोई योजना, सिर्फ जातिवाद पर बांटना चाहती है। चढ़ना ही नहीं शुरू किया उन्होंने सीढ़ी, और जो सीढ़ी नहीं चढ़ते उनको इस चीज का विश्वास होता है कि हम समाज को बांट के धर्म के नाम पे नहीं बंटते तो जाति पाति के नाम पे बांट के अपनी सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं। लेकिन ये हरियाणा में मुश्किल है। ये जरूर है कि कहीं ना कहीं उनका 10-11 साल का जो शासन है उसमें कोई ऐसी अपनी उपलब्धियां हों उनकी जिनसे लोग प्रभावित हों, ऐसा मुझे नजर नहीं आता। तो इसलिए पायदान की तो बात है ही नहीं। हरियाणा में भूमि एवं राजस्व प्रशासन को पूर्ण रूप से डिजिटल करते हुए पारदर्शी और नागरिक अनुकूल शासन के लिए युग की शुरुआत कर दी है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन की वित्त आयुक्त डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने सभी उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उच्च स्तरीय बैठक करते हुए डिजिटल सुधारों की प्रगति की समीक्षा की। तो आयुक्त डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने बैठक में 58 साल पुराने पारंपरिक प्रणाली से एक आधुनिक और डिजिटल रूप में किए गए ऐतिहासिक बदलाव को लेकर चर्चा करते हुए बताया कि इसका उद्देश्य कार्यक्षमता के साथ पारदर्शिता और नागरिक सुविधा को बढ़ाना है और जल्द ही सभी तहसील कार्यालयों में QR कोड आधारित फीडबैक सिस्टम शुरू किया जाएगा, जिसके माध्यम से नागरिक अपनी सेवा अनुभव को तुरंत रेट कर सकेंगे और किसी भी समस्या की रियल टाइम रिपोर्टिंग कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि 1 नवंबर से हरियाणा पूरी तरह से पेपरलेस भूमि पंजीकरण प्रणाली में प्रवेश करेगा, जिसके बाद किसी भी तहसील में भौतिक दस्तावेज की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब सभी रजिस्ट्री सिर्फ डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से ही मान्य होगी। एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला रहे हैं माननीय सीएम साहब और आरएम साहब के मार्गदर्शन में। एक बहुत बड़ी नई पहल, मैं इसको कहूंगी ऐतिहासिक पहल ली जा रही है। और ये जो 58 साल से हमारी जो प्रणाली बनी हुई है तहसीलों में रजिस्ट्रेशन कराने की, जो जमीन की रजिस्ट्रेशन डीड्स हैं, उस व्यवस्था को हम बदल रहे हैं और अब हम पेपरलेस रजिस्ट्रेशन की ओर जा रहे हैं। हरियाणा ये करने वाला देश में पहला प्रदेश होगा। 29 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसे बबैन में कुरुक्षेत्र जिले में लॉन्च किया था पहली बार, और अब 1 महीने की उसमें और इम्प्रूवमेंट और टेस्टिंग के बाद अब हम पूरे प्रदेश में 1 नवंबर जो हरियाणा दिवस भी है इसे लॉन्च कर रहे हैं। इससे हमारी कोशिश है कि जो नागरिकों को अभी तक तहसीलों में चक्कर काटने पड़ते थे, रूस यूक्रेन युद्ध की आग अब हरियाणा के नारनौल तक पहुंच गई है। रूस की सेना में भर्ती किए गए मदन हेड़ी गांव के 28 वर्षीय सोनू की मौत की खबर ने पूरे इलाके को शोक में डुबो दिया है। आज दोपहर सोनू का पार्थिव शरीर उसके पैतृक गांव पहुंचा, जहां नम आंखों से ग्रामीणों ने उसे अंतिम विदाई दी। तो बास थाना प्रभारी बलवंत सिंह ने भी आश्वासन दिया है कि प्रशासन और सरकार दोनों परिवार की सहायता करेंगे और सोनू के परिजनों का कहना है कि उसे जबरन रूसी सेना में भर्ती कर युद्ध में भेजा गया था। सोनू के चाचा जगबीर सिंह के मुताबिक 3 सितंबर को आखिरी बार सोनू से बात हुई थी। उसने बताया था कि उसे जबरन भर्ती किया जा रहा है। तो 19 सितंबर को रूस से पत्र आया कि सोनू लापता है और बाद में पता चला कि उसकी मौत हो गई है। बड़ी दुखद घटना है। इस दुख की घड़ी में हम परिवार के साथ हैं। सोनू जिसकी 27-28 साल उम्र है, बहुत ये वो है, हम दुख सुख में उनके साथ हैं। देखिए, रूसी प्रशासन पे इसके बारे में पता कर लेंगे, जो इनकी सहायता में हम इनकी पूरी इमदाद करने के लिए तैयार हैं। बहुत दुख होया जी इस चीज से, पूरा गांव में मातम का माहौल छा रहा है। एक युवा गया तो था अपने, भाई सब ये देखे भाई 2 पीछे कमांड गए थे, गरीब घर का बालक है, उड़ जाके उनने किसी जगह फंसा दिया, यूक्रेन में जाके रहा, तो उससे फिर ये हादसा हो गया, शहीद हो गया। और वही बहुत दुख है हमने इस चीज का। देखिए, रूसी सेना की जो वर्दी है और भी काफी चीजें उन्होंने साथ में भेजी है।
हाँ वो तो उन्होंने अपना वाला तो ले आर्मी में सिलेक्ट था तो करे आई है। उन्होंने तो शहीद का दर्जा दिया इसका। हाँ शहीद का दर्जा दिया। वो थोड़े कुछ दिन बाद में एक बार उनका जो भी मैसेज आएगा उसके हिसाब से देखेंगे ना कि कुछ है। ये तो कुछ नहीं कह सकते आपकी। उन्होंने तो जो है वो तो अपने से हम देख लिया। सोनू नाम का लड़का था और उसमें जा रहा ना लगभग 1.5 साल पहले। और ये आर्मी और में बताऊं ज्वाइन कर लिया। उसके बाद में अभी डेड बॉडी आ रही है आज उधर। पता नहीं कि निशा सुनना हुई इसके साथ में। बढ़िया सरल स्वभाव था। अभी मिलनसार था लड़का। तो अच्छा लड़का था। फौज में बताओ गया था मतलब फौज में भर्ती कर लिया। हाँ तो फिर किस लड़का था? लड़का बढ़िया था जो शुद्धा भी था लंबा ठाडा भी था। और जिद्दे ने साल भर तो ऊपर हो गया था। तो वो आर्मी के साथ था? देखो बिहार में बढ़िया था शुद्धा बालक था। तो कितने बहन भाई? बहन भाई एक बोड़ी छोरी है 2 छोरे। मतलब एक न्यूर एक। हाँ 3। तो माँ बाप तो गुजर गया है। और माँ अपने ड्रम में डोर रख है जारी जुड़े लिया कमानिया ये था। एक दूसरा छोरा हो। सोनू को शहादत देनी पड़ी। मैं इसे शहादत ही कहूंगा क्योंकि जबरदस्ती रशियन आर्मी में सोनू को भर्ती किया गया। और लगभग 6 तारीख को, क्योंकि आसपास जितने वहां इंडिया के कुछ और भी थे, एक कैथल का लड़का भी था, उसने 6 ये बता दिया था कि वो पिछली 6 सितंबर को सोनू की डेथ होगी। तो लगातार प्रयास कर रहे थे कि भाई किसी न किसी तरीके से सोनू से संपर्क। और जब वो पता चल गया कि उसकी डेथ होगी तो डेथ होने के बाद लगातार वहां जो एम्बेसी में, जो इंडियन एम्बेसी है रसिया में, वहां जो लोग थे, यहाँ एम्बेसी से संपर्क किया गया। दीपेंद्र हुड्डा जी ने विदेश मंत्रालय से संपर्क किया। जयप्रकाश जी की लेटर मेल वगैरह भेजी गई। और जो मैं तो एक ही बात कहूंगा कि परिवार ने दिहाड़े इतने भरे, गामराम ने दिहाड़े इतने भरे। काफी साथी ऐसे थे, एक्टिव थे, जो गामराम का सहयोग कर रहे थे इस परिवार का। और ये मजबूती उन्होंने दिखाई, हौसला रखा, तब जाके ये बॉडी आज पहुंच पाई है 1.5 महीने के बाद। यमुनानगर में ट्रेन हादसे में 2 लोगों की जान चली गई। एक व्यक्ति की तो पहचान हो गई जबकि दूसरे की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। दोनों मौत ट्रेन के अचानक झटका लगने से दोनों व्यक्तियों ने नियंत्रण खो दिया और वो ट्रेन के नीचे गिर गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। जीआरपी पुलिस दोनों बॉडी को यमुनानगर के सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए लेकर आई। जांच अधिकारी राजेंद्र शर्मा ने बताया कि एक हादसा 26 अक्टूबर को कलानौर स्टेशन के पास हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति की ट्रेन के नीचे गिरने से मौत हो गई है। फिलहाल उसकी पहचान नहीं हो पाई है, जबकि एक हादसा आज सुबह हुआ है। हादसा मुस्तफाबाद स्टेशन के पास हुआ है। फिलहाल दोनों शवों को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। भी आगे बैठे ही था कपड़े चेंज। अभी तक इसकी शिनाख्त नहीं है भाई। उसकी सोशल मीडिया अखबारों में भी हमने खबर लगवाई है, लेकिन अभी तक उसका कोई शिनाख्ती हमारे पास नहीं है। और एक डेड बॉडी हमें कल सुबह 9 बजे के करीब मुस्ताबाद रेलवे स्टेशन के पास से मिली थी, जिसके पास एक मोबाइल था टूटा हुआ। उसमें सिम निकाल के हमने उसके वारिसों का पता लगा के और उसके वारिसों को बुलाया है और उसकी शिनाख्त हो गई है। वो लुधियाने का रहने वाला है और कंबाइन पे काम करने के लिए छत्तीसगढ़ दुर्ग स्टेशन जा रहा था, जिसकी रास्ते में अचानक झटका लगने से ट्रेन में या कैसे भी वो ट्रेन से नीचे गिर गया और उसकी मौके पर मौत हो गई। ये ट्रेन में सफर करते समय बंदे को आप या तो मतलब ये मिले कैसे भी, अब ये तो नहीं बता सकते क्लियर भी कैसे है, लेकिन ये बंदा गिरा ट्रेन से छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस से। ऑन द स्पॉट मौत हो गई थी। छठ भी आगे बैठे ही था कपड़े चेंज। साइबर ठगी के जाल में फंसकर लाखों रुपए गंवाने के बाद 21 वर्षीय छात्र ने अपने जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक के परिजनों ने पुलिस कप्तान पलवल से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं पुलिस कप्तान वरुण सिंगला ने तुरंत इस मामले पर संज्ञान लेते हुए उसे पलवल सीआईए में ट्रांसफर कराकर परिजनों को जल्द न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है।
क्या नाम है जी आपका, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेरा नाम नवीन है, मैं गांव जटोला का रहने वाला हूँ। वो सुसाइड का जब उन्होंने जिस टाइम हम हॉस्पिटल लेके गए थे, जब तो हमको कुछ पता नहीं चला। बाद में 2 दिन बाद जैसे ही हमने उसका फोन का टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फोन पे वगैरह हिस्ट्री चेक किया तो उसमें पता चला उसके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है। लगभग कितने रुपए का फ्रॉड हुआ है? ये करीब 3.5 लाख रुपए के आसपास फ्रॉड हुआ है। जिले के सीमावर्ती गांव साबरवास में कई गरीब लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ऐसी दुखद परिस्थिति में बाढ़ प्रभावित परिवारों की सहायता अभियान के अंतर्गत खेती बचाओ किसान यूनियन हरियाणा की टीम ने पूर्व में चिन्हित किए गए क्षतिग्रस्त घरों की मरम्मत के लिए गांव में पहुंचकर पीड़ित परिवारों में सुभाष एवं शेर सिंह को 50-50 हजार रुपए और कृष्ण एवं सोहन लाल को 20-20 हजार रुपए नगद राशि सहायता के लिए दी। इसके अतिरिक्त जरूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री की किटें भी बांटी गई। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष जरनैल सिंह, उपाध्यक्ष बेगराज फुला एवं राजेंद्र सिंह चहल, कोषाध्यक्ष इकबाल सिंह, सरपंच गुरदयाल सिंह, छैलूराम, संदीप गढ़वाल, तेजिंदर सिंह और गांव के पूर्व सरपंच शिव कुमार, सुभाष, नंबरदार श्रीचंद, कृष्ण कुमार, राजाराम, राजपाल, साधुराम सहित गांव के लोग उपस्थित रहे। साबरवास में बीकेयू खेती बचाओ की पूरी टीम, स्टेट प्रधान, जिला प्रधान और इनके साथ में अन्य गणमान्य लोग भी जो आए हुए, 2-3 बार पहले भी ये गांव में सर्वे करके गए थे। उस सर्वे के दौरान जो पीछे अतिवृष्टि की वजह से जो गांव में कई लोगों को काफी नुकसान हुआ था, जिसमें सुभाष सनोफ रामूजी हरिजन को छत गिरी हुई है, उनको 50,000 रुपए, कृष्ण सनोफ नथुराम हरिजन, उनकी मकान में काफी त्रेड वगैरह आ रही है जो गिरने के कगार पर था, इनको 20,000 रुपए, सोनलाल सनोफ छलूराम, इनको 20,000 रुपए और शेर सिंह सनोफ माड़ूराम, इनको 50,000 रुपए की जो सहायता करी है। इनके अलावा इन्होंने और कहा है कि जो ही खेती की बिजाई का समय आ चुके हैं, बिजाई के दौरान खाद और बीज भी मुहैया करवाया जाएगा। तो हम गांव की तरफ से उनकी जो बीकेयू खेती बचाओ की टीम का धन्यवाद करते हैं। तो बीकेयू खेती बचाओ की तरफ से एक अभियान चलाया गया था। पिछले दिनों जो बहुत ज्यादा बरसात हुई जिससे किसानों की फसलें भी खराब हुई, घर भी खराब हुए, तो उस अभियान के तहत पहले पंजाब में काफी डीएपी, बीज, राशन, कपड़े और अचार वगैरह की सप्लाई करते रहे। फिर हमारी टीम ने यहाँ पर जब सर्वे किया तो देखा कि हमारे गांवों में भी काफी नुकसान है। तो पिछले दिनों हमारी टीम राजेंद्र चहल जी, बेगराज फुल्ला जी, शेलूराम जी, ये सभी इस गांव में आए। तो यहाँ पर कई मकानों के बारे में हमारे को पता चला, तो उन्होंने सभी का सर्वे किया, जिसमें उन्होंने 4 मकानों को पॉइंट आउट किया कि इन मकानों को वाकई मदद की जरूरत है। तो उस हिसाब से आज बीकेयू खेती बचाओ की टीम विश्व प्रसिद्ध कपाल मोचन मेला को लेकर यमुनानगर प्रशासन और रोडवेज विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। श्रद्धालु की सुविधा के लिए रोडवेज विभाग की ओर से करीब 100 बसें मेले में लगाई जाएंगी। इसके साथ ही 4 अस्थायी बस स्टैंड और हेल्प डेस्क भी तैयार किए गए हैं। यमुनानगर में हर साल लगने वाला कपाल मोचन मेला 1 नवंबर से 5 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। देश भर से लाखों श्रद्धालु इस मेले में पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुचारू यातायात व्यवस्था के लिए रोडवेज विभाग ने इस बार खास इंतजाम किए हैं और साथ ही भेड़थर, साडौरा और कपाल मोचन में 4 चेकिंग प्वाइंट भी बनाए गए हैं ताकि श्रद्धालु की सुरक्षा और व्यवस्था बनी रहे। 70 परिवहन सेवा ताकि लोग आराम से मेले में सुरक्षित होकर यात्रा कर सकें, इसके लिए हमने विशेष प्रबंध किए हैं। मैं बताना चाहूंगा आपको कि जिला यमुनानगर ने इसके लिए 4 टेम्पोररी बस स्टैंड बनाए हैं। एक बस स्टैंड हमने रेलवे स्टेशन पे बनाया है क्योंकि ट्रेन से भी काफी यात्री आते हैं दर्शन करने के लिए, तो वहां हमारी पूरी एक टीम रहेगी और लगभग 15 से 20 वहां पे बसें रहेंगी ताकि सभी यात्री आराम से मेले के दर्शन कर सकें। उसके बाद एक टेम्पोररी बस स्टैंड हमारा यमुनानगर बस स्टैंड पे रहेगा, एक जगाधरी रहेगा और एक हमने टेम्पोररी बस स्टैंड कपाल मोचन में बनाया है क्योंकि बहुत सारे श्रद्धालु सभी सरोवर में स्नान करने के बाद आठ बद्री दर्शन के लिए जाते हैं, तो हमने भी वहां भी एक विशेष व्यवस्था की है बसों की।
तो वहाँ हमारे लगभग कर्मचारी भी रहेंगे और लगभग 25 से 30 बसें हमारी कपाल मोचन टू आदबद्री चक्कर लगाएंगे और लोगों को सुविधा उपलब्ध कराएगी। हरियाणा की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।